गुड मॉर्निंग। उन्नयन बिहार फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं वर्ग के रसायन शास्त्र अंतर्गत चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के अंतर्गत दूसरे टॉपिक्स कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण का आज अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने कार्बनिक यौगिकों के बारे में जाना। हमने ये जाना कि किसी भी पदार्थ में कार्बन उपस्थित होता है, उसकी हम जांच कैसे करेंगे, कैसे इसका पता लगाएंगे। साथ ही साथ हमने कार्बन की जांच की बात पिछले क्लास में की, कार्बन की जांच। दूसरा, पिछले क्लास में हमने जाना कि कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। इसके पीछे कारण है कार्बन और उसके अन्य पदार्थों या अन्य तत्वों के साथ बंधन बनना। वो कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, इसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड। इसके क्रम में हमने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन और त्रिसहसंयोजक बंधन। उसी क्रम में हमने पिछले क्लास में ये भी जाना कि कार्बनिक यौगिक जो है उनका सूत्र लिखने के लिए 3 तरह की विधियों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। पहला हमने जाना था सूत्र के बारे में, फॉर्मूला जो लिखते हैं। पहला हमने पिछले क्लास में जाना था लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा हमने पिछले क्लास में दूसरा चीज जाना था संरचना सूत्र, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, संरचना सूत्र। और तीसरा हमने त्रिविम संरचना के बारे में पिछले क्लास में जाना था। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जान लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या, कैसे पता लगाएंगे कि किसी पदार्थ में कार्बन उपस्थित है, उसके बाद हमने ये जान लिया कि इसको हम लिखते कैसे, कैसे इसकी संरचना होती है। अब हम बात करते हैं कि इन कार्बनिक यौगिकों का जब हम अध्ययन करेंगे, कार्बनिक यौगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आप जान रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनका अध्ययन कैसे करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है इनका वर्गीकरण करना। तो आज हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए, सुविधा के हिसाब से प्रायः हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण 2 तरह से करते हैं। पहला हम देखते हैं श्रृंखला के आधार पर। श्रृंखला के आधार पर चेन, कार्बनिक यौगिकों के जो चेन होते हैं उसके आधार पर ध्यान देंगे। यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों के जगह पे हम हाइड्रोकार्बन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक जो हैं इनके जगह पर हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सिंग से मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हुआ है। अब हम जब इसके क्लासिफिकेशन की यहाँ चर्चा कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला के आधार पे, तो पहले हम क्या देखेंगे, इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, पहला है हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। पहला है एलिफैटिक। दूसरा टाइप होता है एलिसाइक्लिक। दूसरा टाइप हो गया एलिसाइक्लिक। और तीसरा है एरोमैटिक। तीसरा क्लासिफिकेशन है एरोमैटिक। आइए हम तीनों ग्रुप्स को, क्लासिफिकेशन के तीनों पार्ट्स को एक एक करके अध्ययन करते हैं। सीधी श्रृंखला वाले, जैसे हमने चेन का कहा, चेन क्या होता है, मान लीजिए किसी चेन का कार्बन के बीच जो चेन बना हुआ है, बहुत सारे कार्बन आपस में एक बंधन बना के, चेन बना के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किए हुए हैं। मान लीजिए 4 कार्बन है, तो कार्बन ऐसे भी रह सकता है, 1 2 3 4, ऐसे भी हो सकता है। कार्बन ऐसा भी हो सकता है, कार्बन 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 कार्बन, ऐसा भी हो सकता है।
ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, फिर इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो। इस तरह से अलग अलग प्रकार के बंधन हो सकते हैं। ये श्रृंखला हो रही है। इसी श्रृंखलाओं का अध्ययन करके हमने ये 3 भागों में इसको बांटा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं एलिफैटिक। ये कार्बन और कार्बन के बीच की जो श्रृंखला है, अगर सीधी हो तो वे सारे यौगिक एलिफैटिक ग्रुप कहलाते हैं, सीधी श्रृंखला वाले। अर्थात ये एलिफैटिक ग्रुप क्या हैं? सीधी श्रृंखला वाले, सीधा चेन होता है। इसके डिफरेंट टाइप्स होंगे। इसका जब हम देखेंगे तो इसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जब देखिए, अब हम एलिफैटिक की चर्चा करेंगे सीधी श्रृंखला का, तो हमने क्या कहा? सीधी श्रृंखला जैसे कार्बन 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 हो गया, एक और कार्बन। दूसरा क्या हो सकता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, फिर कार्बन हो। तीसरा क्या हो सकता है? इस कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। बॉन्ड के टाइप के आधार पर श्रृंखला तो तीनों सीधी ही है, लेकिन इसके बीच जो बॉन्डिंग है उसके आधार पर हम देखते हैं कि ये संतृप्त है कि असंतृप्त है। ठीक है, तो संतृप्तता निर्भर करती है बॉन्डिंग पे। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाए, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कहलाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसके आधार पर इस एलिफैटिक को हम 3 भागों में 2 भागों में देख रहे हैं। यहां देखिए, एलिफैटिक हो गया। इससे हम आगे देखते हैं। यहां आ रहे हैं हम एलिफैटिक का। एलिफैटिक इसको हमने क्या कहा? 2 भागों में बांटेंगे। पहला क्या होगा? संतृप्त तृप्त, और दूसरा हो जाएगा असंतृप्त। इसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कहेंगे इसको। असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब इस ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन का जो पहला टाइप हुआ एलिफैटिक, पहला टाइप, इसके 2 टाइप हो गए। पहला संतृप्त या सैचुरेटेड, दूसरा असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं। एल्केन ग्रुप्स हो गया। एल्केन जो होते हैं, एल्केन इनके डिफरेंट फॉर्म है जिसको लिखेंगे। एल्केन में क्या होगा? एल्केन वाले हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए ऐसा देखेंगे, उसके लास्ट नाम के लास्ट में एन होगा। एन जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये कहलाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले। जैसे मेथेन का हम स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो अब स्ट्रक्चर में क्या होगा? CH H H H। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है पूरा, तो ये कहलाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं असंतृप्त की। हमने क्या कहा? असंतृप्त ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें आप देखेंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके आधार पर फिर अब इस असंतृप्त को 2 भागों में बांटते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका पहला हो गया आपका एल्कीन। पहला हो गया एल्कीन, और दूसरा होगा एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन कैसे हैं? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कहलाएगा एल्काइन। जैसे एथेन था, पहचानने का भी तरीका, इसके नाम के अंत में ईन होगा। जैसे एथेन है, एथीन, इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका एथीन।
क्या हो जाएगा? C2H4। इसको देखेंगे कैसे? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन को 4 चाहिए, 2 2 4 हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखिए हो गया। तो ये कहलाया एल्कीन। और एल्काइन, एल्काइन का आपको जैसे एथाइन, जैसे इसका नाम एक हो गया एथेने का है, तीसरा फॉर्मेट एथाइन, C2H2, C2H2। जैसे कैसे देखेंगे C2H2 को? C ट्रिपल बॉन्ड CHH, कार्बन को 4 चाहिए, 3 1 4 3 1 4 हो गया। उसी तरह प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। आपको एक और बता दे, यहाँ पे एथीन को एथिलीन भी कहते हैं, जिसको हम लोग अगला देखेंगे, उसमें हम IUPAC और कॉमन नेम की चर्चा करेंगे। वहाँ पे हम अलग अलग नाम, ये इसका IUPAC नेम हुआ, कॉमन नेम की चर्चा जब हम नामांकन इसका करेंगे उस समय इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स और इसके क्या क्या रूप हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स है, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला हमने देख लिया यहाँ पे श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण के तहत पहला क्या है? एलिफैटिक। एलिफैटिक के 2 पार्ट्स हमने किया, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त को हमने एल्केन कहा, असंतृप्त के 2 पार्ट एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन डबल बॉन्ड वाले, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब हम इसके बाद इसके दूसरे पार्ट श्रृंखला के आधार पर, पहला एलिफैटिक, इसके बाद हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक की। पहला एलिफैटिक हो गया, दूसरा हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन का दूसरा पार्ट एलिसाइक्लिक। हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन में दूसरा जो हम यहां पे देख रहे हैं यह है एलिसाइक्लिक। साइक्लिक हमने श्रृंखला की बात अभी की थी। इस क्रम में हमने ये भी देखा था कि श्रृंखला सीधी भी हो सकती है, सीधी श्रृंखला कार्बन कार्बन, जिसको हमने एलिफैटिक कहा। बंद श्रृंखला होती है, बंद श्रृंखला वाले को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक 2 नाम दिए हुए हैं। अब इसमें एलिसाइक्लिक कौन से हैं? ये है बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को हम एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमको कहा जाए यहां पे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, कार्बन कार्बन कार्बन, साइक्लोब्यूटेन, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन सी 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 सी, साइक्लोब्यूटेन। तो ये कहलाएंगे एलिसाइक्लिक। उसी तरह साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देंगे एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। जितने भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड प्राय हैं इनके बीच सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड के आधार पे। लेकिन इसमें ही इसके डिफरेंट फॉर्मेट में, वो भी बंद श्रृंखला वाले ही होंगे, लेकिन अगर बेंजीन वाले यौगिक हैं तो उनको हम रखते हैं एरोमेटिक ग्रुप में, जिसको हम तीसरे ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा एलोसाइक्लिक था, तीसरा हमारा होगा एरोमेटिक। तीसरा हमारा है एरोमेटिक। एरोमेटिक के तहत बेंजीन कंपाउंड्स आते हैं, बेंजीन वाले कंपाउंड्स, बेंजीन C6H6। जैसे देखिए C 1 2 3 4 5 6,
बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिए 2 1 3 हो गया, एक हाइड्रोजन की जरूरत है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन 3 1 4, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है। C 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन और 6 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन, ये हो गया बेंजीन। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका, इसे हम ऐसे भी केवल लिखते हैं, पता चलता है कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके हर पॉइंट पर एक हाइड्रोजन अटैच है। अब देखिए इसी में जैसे अयौगिक हो गया, यहां इस बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच हो गया, आके क्रियाशील समूह OH ग्रुप जुड़ गया, तो ये कहलाया फिनॉल, ये कहलाया फिनॉल। उसी प्रकार इसी बेंजीन समूह में यहां पे आके एक CH3 ग्रुप, मेथिल ग्रुप आके अटैच हो गया, जुड़ गया, तो ये कहलाएगा टॉलीन, टॉलीन। इस प्रकार फिनॉल, टॉलीन, बेंजीन वाले जितने भी कंपाउंड, बेंजल्डिहाइड, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाए, तो ये सब एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। ये बात हुई श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों की वर्गीकरण की, अर्थात श्रृंखला के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब हम इस क्लासिफिकेशन के दूसरे फॉर्मेट की बात करते हैं, वो है क्रियाशील समूह। दूसरी हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण जो हम करेंगे। पहला श्रृंखला हमने देख लिया, दूसरा क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ। अब फंक्शनल ग्रुप हैं क्या, पहले ये जाने कि आखिर में फंक्शनल ग्रुप कहते किसे हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसके प्रायः हम 2 ग्रुप या 2 मूलक का अध्ययन करते हैं। उसके 2 मूलक होते हैं। वह मूलक जिस पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, वो उसका फंक्शनल ग्रुप या क्रियाशील समूह कहलाता है। मतलब क्रियाशील समूह क्या है, जिस समूह पर रासायनिक गुण निर्भर करता है, किसी पदार्थ का रासायनिक गुण जिस समूह पर निर्भर करता है, वो उसका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे हम यहां पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, इसका हो गया CH3OH। यहां OH जो है आपका फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह है। अल्कोहल ग्रुप इसी प्रकार इसी समूह के दूसरे ग्रुप की चर्चा करते हैं, जैसे हो गया एथिल अल्कोहल, अल्कोहल C2H5OH। ध्यान दीजिए यहां पे आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मोलेकुलर फॉर्मूला, संरचना सूत्र और आणविक सूत्र दोनों बदल गए। एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल के दोनों के संरचना सूत्र तो बदल गए, लेकिन उसके गुण एक जैसे हैं। वो अल्कोहल का ही गुण दोनों दर्शा रहा है, अर्थात इसके गुण किस पर निर्भर किए, मेथिल और एथिल पर निर्भर न करके इस अल्कोहल पर निर्भर किए। तो यही अल्कोहल इस कार्बनिक यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। जैसे यहाँ पे इसका OH, इसका OH, तो ये हमने एग्जाम्पल दिया क्रियाशील समूह का। अर्थात अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट समूह की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्रियाशील समूह को देख रहे हैं और उसके आधार पर हम वर्गीकृत करके देख रहे हैं। आइए हम देखते हैं
कि कौन कौन से क्रियाशील समूह होते हैं और उनका हम कैसे उनको लिखते हैं, बतलाते हैं। आइए कुछ क्रियाशील समूहों की चर्चा हम यहां करें। फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम इसके लिए एक देखते हैं। जैसे पहला हम देख रहे हैं अल्कोहल। यहां पे हम शील समूह नल, यहां पे हम केवल क्रियाशील समूह और उनको लिखते कैसे हैं, उसमें कौन सा क्रियाशील ग्रुप है इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में जब हम नॉर्मल या इस क्रियाशील समूह की कैसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं क्रियाशील समूह का। पहला है अल्कोहल। पहला अल्कोहल। अल्कोहल जो ग्रुप हो गया, अल्कोहल ग्रुप में आप क्रियाशील समूह क्या होता है, वो होता है हाइड्रोक्सिल समूह। अल्कोहल ग्रुप जो होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा हाइड्रोक्सिल, उसका फंक्शनल होगा हाइड्रोक्सिल समूह, मतलब OH। अर्थात यहां डैश देने का मतलब क्या होता है, इसके आगे आपको कुछ लिखना है। सुविधा के लिए हम यहां पे R लिख देते हैं। R मतलब कोई ग्रुप, R मतलब एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप कहने का मतलब ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। ये कहलाया इसका ROH। ये इससे संरचना दिखाई जा रही है, ये इसका संरचना सूत्र हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम उदाहरण के लिए इस अल्कोहल ग्रुप का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक है जैसे मैथिल अल्कोहल। जैसे मैथिल अल्कोहल CH3OH, जैसे एक हो गया CH3OH। इसी क्रम में दूसरा है आपका ईथर ग्रुप। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं ईथर। दूसरा है ईथर, ईथर समूह। ईथर को हम इसमें ईथर वाले यौगिक को ईथर समूह के अंतर्गत रखते हैं। इसको दिखाना हो कैसे, यहां देखिए O और इसके दोनों साइड लाइन के अंतर्गत हम यहां पे R डैश लिखते हैं। देखिए R डैश कहने का मतलब ये R के जगह पर आपका हो सकता है दोनों R एक जैसे हों। हम पहले ही यहां पे बता दिए हैं R मतलब एल्किल समूह। एल्किल समूह मतलब CH3 या C2H5 ये आ जाएंगे एल्किल समूह। अब देखिए ईथर समूह के वाले होंगे, हो सकता है कि दोनों मीथेन ही हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका CH3OCH3। दो मीथेन हो गए, इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर ध्यान देंगे, मैंने पहले भी बताया। अभी क्रियाशील समूह के आधार पर हम यौगिकों के वर्गीकरण की बात करते हैं, इसके नोमेनक्लेचर की चर्चा अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी हम केवल ये देख रहे हैं, अभी हम केवल देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं। तीसरा आइए, तीसरा है हमारा एल्डिहाइड। तीसरा एल्डिहाइड समूह दो देखा हमने। तीसरा है हमारा एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड में क्या है R, इसको लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH। देखिए अगर इसमें एल्डिहाइड में अगर केवल फर्स्ट कार्बन की हम चर्चा करते हैं तो पहला होगा मेथेन ग्रुप में, इसके नाम में अल लगता है, अल। जैसे हमने R की जगह पर केवल H रखा तो ये HC डबल बॉन्ड OH, नाम हो गया इसका मेथेनल, या इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं।
इसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद हम चौथे ग्रुप्स की चर्चा करते हैं। चौथा ग्रुप है कीटोन ग्रुप। चौथा है कीटोन ग्रुप। कीटोन समूह को हम दर्शाते हैं R≡COO R'। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने CH3C11O C2H5, तो यहां पे नाम कीटोन एक जुड़ता है, इसके बदले कीटोन, ये है आपका, ये एथिल ग्रुप है। आगे नामांकन की चर्चा करेंगे हम लोग। ये मेथिल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। जैसे कीटोन समूह की बात हुई, उसके बाद पांचवा ग्रुप जो होता है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। पांचवा है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। पांचवा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसके अंतर्गत होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में R≡COOH। ठीक है, जैसे मेथेनोइक अम्ल पहला कंपाउंड होगा, मेथेनोइक अम्ल, इसमें R की जगह पे H हो जाएगा, C≡OOH। ये क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार इस ग्रुप के अंतर्गत छठा जो हम देखेंगे, छठा फंक्शनल ग्रुप आपका होगा 6 है, ये होगा आपका एमीन। एमीन समूह होगा। इसके लिए R+NH2। जैसे एक एग्जांपल हो गया CH3, इसको आप NH2, इसको एक्सपेंड करके ऐसे भी आप लिख सकते हैं, फैला करके CHHNHH। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका ऐसा हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे मेथिल एमीन। मेथिल एमीन। इसी के तहत एक सातवां ग्रुप होगा जिसे हम हैलोजन के अंतर्गत रखते हैं। सातवें ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप में रखते हैं। जन समूह। हैलोजन समूह के अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले यौगिक आते हैं। जैसे हम इसमें डाल दिए RCl, जैसे एग्जाम्पल में CH3Cl, ये हो गया आपका मेथिल क्लोराइड। जैसे ये हो गया मेथिल क्लोराइड। अगर इसके जगह पर CH3Br डाल दिए तो मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड। इस प्रकार आज के क्लास में हमने कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की दो विधियों, पहला श्रृंखला के आधार पर, दूसरा क्रियाशील समूह के आधार पर वर्गीकरण की चर्चा की। अगले क्लास में हम लोग इस कार्बनिक यौगिकों के नामांकन की पद्धति, जिसके अंतर्गत IUPAC और कॉमन नेम आते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।